नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न एनर्जी। और अभी जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो यहाँ पे पूरा के पूरा 20 किलोवाट का गैलेक्सी 6G इन्वर्टर लगा रहे हैं और इसके साथ हम 26 किलोवाट का प्लांट लगाए, वो आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तब तक हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो 26 किलोवाट का जो प्लांट लगा रहे हैं, इस प्लांट में हम लोग मोनो पैनल भी है, पॉली पैनल भी है, वो भी 330 वाला, मतलब जो टाटा का है वो भी है। सारा पैनल को हम लोग यहाँ मिक्सअप करने वाले हैं, मतलब। और दो इन्वर्टर है गैलेक्सी का 10 किलोवाट 3 फेज वाला, उसको हम पैरेलल करने वाला, मतलब उसको 20 किलोवाट बनाएंगे और उस पे हम लोग 26 किलोवाट का सोलर लगाने वाले हैं। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा 3 शेड में है और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप है हमारा लगभग 45 डिग्री में, और ये 45 डिग्री और इसका जो डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट के कोण में है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन है सनलाइट जो है सब पे स्प्रेड बढ़िया से हो पा रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख ही रहे हैं कि हमारा जो सरफेस है वो किस तरह का है, और इस सरफेस से अगर हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे छत नहीं है और रूफ टॉप तो है नहीं, अब उसके बाद अगर टीन शेड भी है तो इसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक तरफ का अगर हम मान लेते हैं और डायरेक्शन भी अच्छा नहीं है, मतलब एक पूरब का डायरेक्शन है और एक पश्चिम का डायरेक्शन है, बस थोड़ा सा तिरछा पड़ता है, जिससे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पर जो सनलाइट है वो पड़ रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा भी हो रहा है कि जैसे ही 3 बजे के बाद का टाइम आता है तो एक तरफ पर धूप पड़ता ही नहीं है, जैसे कि मतलब पूरा बड़ा जो साइड है उस तरफ धूप पड़ेगा ही नहीं। और फिर वही मॉर्निंग का टाइम रहता है तो पूरा पश्चिम वाले साइड पे धूप नहीं पड़ पाता है, तो जिससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर जाता भी है तो वो 20 किलोवाट 22 किलोवाट तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है इसका जो डायरेक्शन है और इसका जो स्लोप है। और ये इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर के मन में रहता है कि अगर हम प्लांट लगाते हैं और 10 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, 20 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, सपोज अगर 5 किलोवाट का लगाते हैं तो हमको प्रोडक्शन कितना मिलने वाला है। आप सीधा समझ के चलिए कि आपको प्रोडक्शन मिलेगा उसका 80% है, 80% मैक्सिमम आपको मिलना है। लेकिन किसी केस में 90% भी मिलता है बढ़िया सा, अगर वहाँ वेदर है और उसका डायरेक्शन बढ़िया से लगाया हुआ है और सोलर पैनल प्लांट अच्छा है तो आपको 90% भी मिले वाला है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं और यह देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमारे पहले स्ट्रक्चर को बढ़िया से बिठा लिया है, और क्योंकि 3 शेड में है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो स्लॉटेड वाला यूज किया है, और उसको पर्लिन में टाइट करने के लिए जे हुक का यूज किया है, और जहाँ जे हुक का मैंने होल किया है उसको फिल करने के लिए सिलिकॉन का यूज किया है। वही सिलिकॉन जिससे वाटर प्रूफिंग किया जाता है, वही सिलिकॉन यहाँ पे यूज किया है। और देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा के पूरा हर जगह पहले हमने स्ट्रक्चर को फिट बैठा लिया है और देख लिया कि कितना पैनल लग सकता है, उसके अनुसार स्ट्रक्चर बना लिया है। और उसके बाद इसमें हम एक तरफ से सोलर लगाते आ रहे हैं, और यहाँ सोलर जो भी लगा रहे हैं उसको मैं ध्यान रख रहे हैं कि मोनो पैनल और पॉली पैनल में मिक्सअप ना हो। पहले एक तरफ से मोनो पैनल लगा लिए हैं, ये सामने वाला पूरा मोनो लगा रहे हैं, और उसके बाद जो पैनल पूरा मोनो लग जाएगा उसके बाद हम फिर पॉली पैनल लगाएंगे। और पॉली पैनल लगाएंगे तो उसमें फिर ध्यान रखेंगे कि हमारा स्ट्रिंग, और उसके साथ से स्ट्रिंग भी बनाते चले आ रहे हैं कि हमको जैसे कि हमको 4 गो स्ट्रिंग लाना है, चूँकि डबल MPPT इन्वर्टर है हमारा और 2 गो इन्वर्टर है, तो जो 4 गो स्ट्रिंग लाना है वो साथ में बनाते चले आए, क्योंकि इसमें गैप नहीं है कि उसमें फिर से जा करके हम उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं। और तो वो भी आपको आगे चल के दिखाते चलेंगे कि हम कितना का स्ट्रिंग बनाया है मैंने। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी के पास पहले से कोई पुराना वाला सोलर है और उसके बाद कोई एक्सटेंड करना चाहते हैं तो या तो सेम पैनल ले लीजिए जो आपके पास पहले से अवेलेबल है, या ऐसा इन्वर्टर लीजिए जो दोनों पैनल को मिक्सिंग कर सके, मतलब कि उसमें डबल स्ट्रिंग हो, 2 पॉइंट हो कनेक्ट करने वाला। अगर आप ऑन ग्रिड प्लांट लगाते हैं 5 किलोवाट से ऊपर तो उसमें तो 2 MPPT रहता ही है। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड लेते हैं या हाइब्रिड लेते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये सेलकोनिक में 5 किलोवाट से जितना भी इन्वर्टर ऊपर आता है उस सब में डबल MPPT वाला आता है। तो इसमें क्या है कि अगर जो भी पुराना वाला आपका पैनल रहेगा उसको हम एक स्ट्रिंग में डाल देंगे, और जो नया वाला लीजिएगा उसको हम दूसरे स्ट्रिंग में डाल देंगे। तो इस तरह से मिक्सिंग करना, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई भी पुराना वाला पैनल को उठा करके आप नए वाले में जोड़ दीजिएगा। पुराना वाला मीन्स 325 वाट या 330 वाट वाले पैनल को 400 वाट वाला या 445 वाट वाला, ये जो भी हाफ कट का जो पैनल आता है उसमें एक साथ सीरीज नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हो गया टाटा का 330 वाट वाला पैनल, और ये जो मैन्युफैक्चर है वो लास्ट ईयर का है, टाटा का 330 वाट, ठीक है, और 72 सेल का है। और ये आपको एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, ये तो इसका शाइनी ब्लू है थोड़ा सा, ये तो पॉली पैनल हो गया। और जो मोनो पैनल लगा रहे हैं ये टाटा का इस तरह का दिख रहा है। आपको एक और पैनल दिखाते हैं, उसके बाद ये हो गया मोनो पैनल, तो ये भी सेम कंस्ट्रक्शन में है, सेम डिज़ाइन का है, लेकिन ये पूरा आपको ब्लैक दिख रहा है। और ये है नवितास सोलर का, ठीक है, यहाँ का लोकल जो सोलर कंपनी है उसका है, और ये मैन्युफैक्चर है इसी साल का, ये जस्ट मैन्युफैक्चर हुआ है। और
ये सब इसमें मिक्सअप करके लगा रहे हैं। उसके बाद पतंजलि का भी 335 वाट का जो पैनल है वो भी यहाँ लगा रहे हैं। मतलब जो 12 पैनल है वो पतंजलि का है 335 वाट वाला, और उसके बाद 30 पैनल टाटा का है 330 वाट वाला, और उसके बाद 30 पैनल नवितास सोलर पैनल का है। और नवितास सोलर का जो VOC है वो है 48.5 वोल्ट और ISC वो है 10 एम्पियर। और इस सोलर पैनल का जो Vmax है वो भी आपको 41 वोल्ट मिल जाता है, जो कि हर इन्वर्टर में आपको फिट बैठ जाता है। ये पूरा लाइन में जो आपको सोलर दिख रहा है कि पूरा नवितास सोलर का है और 400 वाट वाला पैनल है। और ये पूरा का पूरा हमारा अभी लग गया है, ये लास्ट पैनल है। उसके बाद हम लोग टाटा का पैनल लगाएंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ सोलर पैनल तो लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ इशू आया है वो है कि स्लोप यहाँ ज़्यादा है। हम लोग स्लोप को कुछ कर नहीं सकते, जो इनका डिमांड था उसी के अनुसार हमको यहाँ इंस्टॉल भी करना था। क्योंकि ये जो ढलान है इस ढलान पे ही हमको सोलर लगाना है, क्योंकि और बाकी जगह जो जैसे वो छत दिख रहा है इस सब छत पे आगे चल के और सोलर लगाना है। लेकिन ये इनका घर है और इनके घर पे लगभग 20 किलोवाट का खपत है डेली का, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 26 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, ताकि अगर कुछ लॉसेस भी हो गया, अगर धूप अगर इस तरफ कम पड़ा और इधर ज़्यादा पड़ गया, तो इस तरह से कंप्रोमाइज़ करते कम से कम 20 किलोवाट 18 किलोवाट 15 किलोवाट का तो प्रोडक्शन मिल जाएगा, जिससे इनका हद तक जो होगा कि बिजली बिल का सेविंग हो जाएगा और लगभग बिजली बिल 0 ही हो जाएगा। तो यही सब देखते हुए हम लोग यहाँ पे 26 किलोवाट का प्लांट लगाए हैं। और अब बताते हैं कि यहाँ पे अगर साइट विजिट जब करने आए हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट यहाँ लगाने आए कि पहले साइट विजिट नहीं किए, सीधे करकट देखे हम लोग आगे लगाने के लिए, लेकिन जब लगाने आए तो हम लोग पहले देखे कि हम लोग यहाँ लगा कैसे सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें हमने नाप करके देखा कि ये जो एरिया है ये एरिया 22 फीट का है, और ये जो एरिया है इस एरिया में लगभग हमारा 40 फीट आ रहा है। तो देख रहे थे कि इसमें हम लगभग 12 पैनल लगा सकते हैं, और वो जो साइड वाला एरिया है जो उसको छोड़ भी सकते हैं थोड़ा सा, तो कि आगे आदमी आ जा सके ऊपर चढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो तो। और इस एरिया में 12 पैनल इस तरह से और इस तरह से 3 पैनल, तो 4 3 12, ठीक है। अब 12 36 हो गया, तो 36 पैनल अगर एक तरफ लगा सकते हैं तो सेम एरिया इधर भी है, तो मतलब इधर भी हम लोग 36 पैनल लगा सकते हैं, और लगा भी लिए हैं, लगभग पूरा भी हो गया है। तो इस तरह से हमारा 72 पैनल हो गया। लेकिन इनके पास प्रॉब्लम ये था कि पहले से कुछ पैनल पड़ा हुआ था, जैसे कि वो टाटा वाला 330 वाट का पैनल है, और ये वाला पैनल इन्होंने बाद में परचेज किया था। इस तरह से अलग अलग टाइप का 3 टाइप का पैनल है, और तीनों टाइप के पैनल पे हम लोगों को गैलेक्सी पे इनबिल्ड करना था। तो आपको पता है कि गैलेक्सी में डबल MPPT रहता है, तो एक स्ट्रिंग में हम हर जैसे कि ये जो पैनल है ये कि जो 400 वाट का जो पैनल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और दोनों को हम एक स्ट्रिंग में डाल दिए दोनों इन्वर्टर में, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, सोलर का। उसके बाद जो पुराना वाला इन्वर्टर है, जो पुराना वाला जो पैनल है वो बच गया 42 पैनल। उस 42 पैनल को, चूँकि 330 वाट और 335 वाट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो उसको क्या किए 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मतलब 21 पैनल का बना लिए। बिकॉज अपना जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर का जो VOC रेंज है वो 160 वोल्ट से 800 वोल्ट है। तो 800 वोल्ट से अगर ज़्यादा वो अगर पार करेगा तो स्टार्ट नहीं लेगा या ओवर वोल्टेज शो करेगा। तो इससे इस सब को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमारा VOC मैच होना चाहिए, जैसे कि ये इसी पैनल को ले लेते हैं, ये पतंजलि का पैनल है, और इस सोलर पैनल का जो VOC है वो हमको 46.5 वोल्ट है। लेकिन अगर एग्जैक्ट नापेंगे तो हमको बहुत 43 या 44 मिलेगा, लेकिन उतना हमको मिलेगा भी नहीं, बहुत 43 जाएगा। तो इस तरह से अगर हम 21 पैनल कनेक्ट करते हैं तो 800 पार हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जो हम 15-15 का जो सीरीज किए हैं, नवितास का जो सोलर मॉड्यूल है 400 वाट वाला, उसमें क्या करेंगे 2 पैनल का और इसमें से हटा करके उसमें ऐड कर देंगे। तो मतलब वो 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 19। तो जिससे क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा, लेकिन फिर भी हमारा जो VOC है वो मैच रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। एक और रास्ता था, लेकिन कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि आपके पास जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर का VOC जो रेंज है और ISC जो रेंज है उसमें क्लियर लिखा हुआ है PV1 जो है वो 26 एम्पियर का है, और PV2 है वो 13 एम्पियर का है। तो PV1 में तो आप पैरेलल यानी कि 2 स्ट्रिंग डाल सकते थे और उसको पैरेलल कर देते, लेकिन वहाँ पे जो दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए वो दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमको ऐसा नहीं किए हैं, क्योंकि 21 हो जाता तो हमको 10 और 11 डालना होता, और अगर 20 डाल 10 डाल भी देते तो उसका VOC बहुत कम हो जाता, और एक हमको इसमें जो नया वाला है 400 वाला उसमें हमको मिक्सिंग करना ही होता, इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये फाइनल पैनल जो है इंस्टॉल हो गया है। अब पूरा का पैनल जितना भी इंस्टॉल हम कर रहे थे पूरा फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। और यहाँ एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, यहाँ हमने दोनों तरफ से एक स्ट्रिंग दोनों इन्वर्टर को दिया है।
जैसे कि अगर उस तरफ मतलब कि जो पूरब तरफ वाला है पैनल लगाए हैं उसमें से दो भागे बांट दिए हैं, और पश्चिम तरफ जो लगा है उसको भी 2 भाग में बांट दिए हैं। जब पूरब तरफ अगर धूप रहेगा तो वहाँ से भी दोनों पैनल को बराबर एफिशिएंसी में मिलेगा पावर। अगर सन अगर पश्चिम में चली आती है तो भी हमको दोनों इन्वर्टर को बराबर एफिशिएंसी में पावर मिलता रहेगा, चाहे अभी बारिश हो रहा है तो भी। ये 335 वाट का पॉली पैनल लगा है और पतंजलि का है और ये नवितास का है। तो अभी इसमें हमारा पैनल हो गया है टोटल 21 और 44 पैनल है, और 21 में अगर बांटते भी है तो हमारा जो उसका जो VOC है वो 800 पार हो रहा है। चूँकि हमारा 800 से पार VOC नहीं होना चाहिए, तो फिर हमको करना पड़ रहा है कि इसमें से एक पैनल निकाल करके इसको 20 रहने दे रहे हैं और इसमें से एक इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं। ये मोनो वाला में मिक्सिंग करना पड़ रहा है। चूँकि हम यहाँ हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं और इसमें जो अर्थिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, और यहाँ पे सेपरेट अर्थिंग चाहिए, इसलिए यहाँ पे मशीन के द्वारा पूरा के पूरा 40 फीट का अर्थिंग किया जा रहा है, वो भी 3 पीस का। और यहाँ पे जो मिक्स कर रही है कोयला हो गया और उसके साथ यहाँ नमक, और ये पूरा कॉपर प्लेट के साथ पूरा कॉपर का वायर है पूरा के पूरा। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम में हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जब प्लेट और अंदर चला गया, तार चला गया, तो उसमें हम पहले सॉल्ट डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसमें कोयला डालेंगे, और उसके बाद फिर बालू जो यहाँ दिख रहा है वो बालू डाल के इसको हम पूरा से भर देंगे। चूँकि यहाँ पे हम 3 अर्थिंग कर रहे हैं, तो एक तो हमारा हो गया LA के लिए और दूसरा हो गया हमारा SPD के लिए। वो SPD जो हमारा इनपुट से कनेक्ट, जो हमें इनपुट में किसी भी तरह का फॉल्ट आएगा, चाहे हाई वोल्टेज आ जाए, लो वोल्टेज हो जाए, या हमारा हाई करंट आ जाए, कुछ भी हो, उससे हमको प्रोटेक्ट करेगा। और लास्ट अर्थिंग जो है वो हम देंगे सेपरेटली इन्वर्टर के लिए, कि इन्वर्टर में अगर कोई फॉल्ट आता है या कोई लीकेज करंट बच जाता है तो वो हमको सीधा ग्राउंड करके देंगे। और यहाँ पे कॉपर अर्थिंग किए हैं और इसमें सॉल्ट डालने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं कोयला, और देख रहे हैं कि हमारा पूरा रेडी हो गया है। जनरली लोग पूछते हैं कि अर्थिंग से अर्थिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो देख रहे हैं एक अर्थिंग यहाँ पे करवाया और यहाँ से दूसरा अर्थिंग जो करवाया है वो यहाँ पे है, और इसको अंदर से भर करके यहाँ से ले गया है, और ये इन्वर्टर के लिए किया है, ठीक है। और एक और अर्थिंग है उसके पीछे में, और वहाँ से उस अर्थिंग से इस अर्थिंग का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 फीट का। यहाँ से उसका डिस्टेंस जो है टोटल 15 फीट का रखा है। 15 फीट ज़्यादा ही है लेकिन कम, क्योंकि 15 फीट बताया था, लेकिन 15 फीट से ज़्यादा ही है। यहाँ से वो सामने दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, 15 फीट का डिस्टेंस है। और फिर यहाँ से इस अर्थिंग का डिस्टेंस 25 फीट पे है, यहाँ पे अर्थिंग हुआ है, अभी यहाँ पे लगना बाकी है। ये लाइटिंग रस्ते का अर्थिंग है। अब इन्वर्टर को हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। चूँकि हमको 2 इन्वर्टर एक ही साथ टांगना था, तो दोनों को एक जगह हम रख लिए, और अब दोनों को हम एक जगह डाल करके पूरा वायरिंग करेंगे और इसको पैरेलल कनेक्शन करना है। मतलब जो दोनों इन्वर्टर को एक साथ इनपुट मिलेगा और एक साथ ही आउटपुट जाएगा, तो उसका पूरा वायरिंग करने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब यहाँ हम इन्वर्टर को हैंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि इन्वर्टर के हैंग करने के साथ साथ इसका जो DC बस बार है वो हमारे सामने में रहना चाहिए, उस जस्ट नीचे में, ताकि वायर छोटा ना पड़े। और दूसरा कि इसका जो MCC भी लगाए हैं 125 एम्पियर का लगाए हैं, तो वो भी इसके जस्ट नीचे में रहना चाहिए। और जो SPD है वो हमारा इनपुट से थोड़ा दूरी पर रहना चाहिए, ताकि कुछ भी फॉल्ट हो, अगर जले भी तो उसका डिस्टेंस में रहे, ताकि किसी और वायर के साथ वो कुछ ना हो। और यहाँ देख रहे हैं कि हम हर वायर को प्रॉपर लग के थ्रू वायरिंग कर रहे हैं, और यहाँ ध्यान रख रहे हैं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, पूरा सीक्वेंस में होना चाहिए। इसका इनपुट का R, ग्रिड का जो इनपुट है इसका ये R, एंड हाँ इस इन्वर्टर की ग्रिड का जो इनपुट है इसका R, हम इसके इनपुट के R में कॉमन करके डाल रहे हैं। इसके बाद इसका जो S लिखा है, ग्रिड का जो S है फर्स्ट इन्वर्टर का, इसको हम Y पकड़ेंगे, और देन सेकेंड इन्वर्टर का जो S है इसको Y बोलेंगे। ये भी हम इसके Y में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पैरेलल कर रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में बाकी कनेक्शन भी कर लेंगे। और अब देख रहे हैं बैटरी कनेक्ट करना है, तो बैटरी कनेक्ट करने टाइम हम ध्यान दे रहे हैं कि जैसे 4 को बैटरी जोड़ रहे हैं, तो उसका हम पूरा वोल्टेज नापते जा रहे हैं कि हमारा वोल्टेज कितना कितना आ रहा है, हर सीक्वेंस का कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। तो एक सीक्वेंस का नाप लिया, उसको फिर यहाँ जोड़ लिए, फिर बाकी सीक्वेंस को भी, बाकी जो 48 वोल्ट बना रहे हैं उसको भी नापते जाएंगे, और हम इसको जोड़ते जाएंगे, हमारा जो बैटरी का जो बस बार है उसमें जोड़ते जाएंगे। तो इसका भी देख रहे हैं कि लगभग उतना ही है, मतलब 51.6 वोल्ट है, मतलब 51 वोल्ट के आसपास में सब है।
तो इतना हमारा चलेगा। फिर अगर तीसरे का भी नापते हैं तो उसका भी 51.7 आया। चूँकि ये उल्टा वायर हो गया था तो इसलिए हम फिर से उसको सीधा करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे नापे तो फिर से हमारा वही आ गया 51.8 वोल्ट आ गया। मतलब ये भी हमारा लगभग बाकी की तरह सेम ही है। अब इसका अगला जो स्ट्रिंग बच गया है उसको भी एक बार नाप लेते हैं। तो उसको नापते हैं तो वो भी हमारा लगभग उतना ही आ रहा है 51.9 वोल्ट आ गया। मतलब लगभग हमारा जितना भी बैटरी हम बैंक बनाए हैं सब हमारा सेम है। ये हो गया बैटरी सेंसर। दोनों का बैटरी सेंसर हम एक ऊपर वाले फेज में एक नीचे वाले फेज में डाल देंगे। चूँकि अब हमारा जो बैटरी बैंक है वो कंप्लीट हो गया है तो चेक कर लेते हैं कि हम अभी हमको वोल्टेज कितना मिल रहा है। 48 वोल्ट का पूरा बैटरी बैंक बन गया है तो वोल्टेज जो मिल रहा है हमको 41.4 वोल्ट मिल रहा है। और बैटरी का जो टेम्परेचर सेंसर है उसको किसी भी दो बैटरी में हमको चिपका देना, चूँकि दो बैटरी सेंसर दिया हुआ है। अब अपना SPD जो हो गया उसका जो वायरिंग करेंगे तो जो हमारा इनपुट जो MCCB है उसके आउटपुट साइड से एकदम सीक्वेंस में उसको पैरेलल करेंगे। मतलब अगर उसका R है तो उसके आउटपुट के R में इन करेंगे, इस तरह से पैरेलल करेंगे उसको और आउटपुट साइड से पैरेलल करेंगे। ध्यान से तो हम इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ने जा रहे हैं और यहाँ पे हमको पैरेलल करना ही है क्योंकि दोनों इन्वर्टर का जो लाइव वायर है, मतलब कि जो प्लस वायर है, उसको हम प्लस वाला जो स्ट्रिंग बना है उसमें इन डाल दिए और उसको बढ़िया से टाइट कर लिए। इसको तनको लूज नहीं छोड़ना है क्योंकि ये हाई एम्पियर हो गया, मतलब 600 एम्पियर, यानी कि 48 वोल्ट में 600 एम्पियर का बैटरी बैंक बन गया है। तो यहाँ पे प्लस वायर तो कनेक्ट कर लिया अच्छे से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब दिक्कत होगा माइनस वायर में। तो यहाँ पर हमको सावधानी बरतना है और थोड़ा सा भी मतलब कि असावधानी नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है ये मतलब कि कस के स्पार्क मारे। तो देख रहे हैं कि यहाँ सावधानी बरत रहे, धीरे से उसमें टच किए आराम से। नट को बढ़िया से पहले फिट बैठा लिए हैं और इसको जैसे टच करेंगे तो इसको फिर हटाएंगे नहीं दोबारा। एक बार टच कर दिए तो फिर हटाना नहीं है, बार बार टच नहीं करना है। तो उसको टच किए, कुछ नहीं हुआ, हल्का सा स्पार्क मारा, हल्का सा मारा। अब उसको उसमें हटाएंगे नहीं, उसको आराम से उसको घिस के उसके साथ ले जाएंगे और वहाँ पे उसको जोड़ लेंगे। यहीं पे सावधानी बरतना है कि उसको हटाना नहीं है, अब बार बार इधर उधर नहीं करना है। फिर भी अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि अभी एक ही इन्वर्टर कनेक्ट हो रहा है और इसके बाद जब फाइनल इन्वर्टर करेंगे तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि कभी टाइट वूट करते समय इसका रेंज ऊपर वाले इन्वर्टर में नहीं टच होना चाहिए। इसलिए बोल रहे बार बार कि सावधानी इस तरह का बरतना है ताकि कहीं से भी असावधानी का मौका ही ना मिले और कुछ भी फॉल्ट ना निकले। और इसको बढ़िया से टाइट कर लेना है, किसी भी तरह से कितना भी असावधानी हो लेकिन टाइट करने में कोई कोताही नहीं करना है। टाइट बढ़िया से होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क मारेगा और वो जला देगा। इसी तरह से हम दूसरे इन्वर्टर का भी बैटरी का जो कनेक्शन है, जो माइनस वाला वायर है, उसको भी हम अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं और टाइट कर लेंगे, सावधानी पूर्वक टाइट करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे फिर से। और जब देख रहे हैं हमारा पूरा ओके हो गया है बैटरी का कनेक्शन, तो अब हम जोड़ने जा रहे हैं इनपुट। ठीक है, इसमें जो इनपुट जो है वो हम देने जा रहे हैं और उसके साथ यहाँ जनरेटर का भी वायरिंग किया है ताकि अगर जब लाइट कट जाए रात में तो हमको जनरेटर से भी इसमें सप्लाई मिलता रहे और ऑटो स्टार्ट कर दे, तो उसका भी फंक्शन इसमें दे दिया है। और ये हमारा पैरेलल ये कम्युनिकेशन केबल है, इसके पैरेलल बी से इसके पैरेलल बी में डाल दिए। इसमें कोई भी इसमें जो नोट दिया रहता है दोनों तरफ, वो दोनों सेम रहता है। दोनों नोट किसी भी इन्वर्टर में डाल सकते हैं और एक को मास्टर बनाना है, एक को स्लेब बनाना है। और जब सेटिंग करेंगे तो जो पैरेलल का सेटिंग है वो जाना है सेटिंग में, चले गए। उसके बाद जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जा करके इसके जाना है सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में आ गए। अब यहाँ पे लिखा है पैरेलल, तो पैरेलल पे क्लिक कर दिए और उसके बाद मास्टर पे डाल दिए एम और उसके नीचे लिखा है स्लेब, तो स्लेब दूसरे वाला इन्वर्टर को बनाना है और इसको बना दिए मास्टर। अब मास्टर के सामने डाल दिए 1, क्योंकि ये नंबर 1 पे डाल रहे हैं इसलिए मास्टर का 1 डाल दिए और उसके बाद इसको सेव कर दी, ओके निकल गया। उसके बाद इसको एस्केप करके बाहर निकल गए। अब उसके बाद सेकेंड में फिर से इसका निकाले, इसका फिर से एडवांस सेटिंग में गए और यहाँ पे जा करके हमको देखना है कि इसको फिर से पैरेलल पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्लेब डालना है क्योंकि इसको हम स्लेब बना रहे हैं। और यहाँ पर नंबर 2, इसको नंबर 2 डाल दिए और इसको ओके कर दिए। इस तरह से हमारा ये पैरेलल हो गया और यहाँ जो फॉल्ट आएगा वो हट जाएगा। और इस पर इंडिकेट हो गया हमारा S1 मतलब S2 मतलब स्लेब 2 और यहाँ पे M1 मतलब मास्टर 1। अब हम इन्वर्टर में ग्रिड का कनेक्शन चेक करने जा रहे हैं। तो ग्रिड को ऑन किया तो यहाँ पे नहीं आया, मतलब कहीं से फिर से काटा हुआ है।
तो देख रहे हैं कि हम यहाँ से जहाँ से हम जनरेटर का लाइट दिए थे वहाँ से काटा हुआ था, यहाँ से फिर से ऑन किए तो देख रहे हैं कि अब हमारा इसमें ग्रिड शो कर दिया है, लेकिन फिर भी आ नहीं रहा है। और जैसे ग्रिड शो किया तो ये दोनों में लाइट जल गया, ब्लिंक हो गया, लेकिन फिर भी उसमें इंडिकेट नहीं कर रहा, मतलब अभी एसपीडी जो है उसको छोड़ा नहीं है। एसपीडी अब तक वहाँ पहुँच, यहाँ पे फॉल्ट दिखा दिया, मतलब फेज चेंज करना है। फॉल्ट दिखाए मतलब फेज चेंज करना है, कोई ना कोई 2 फेज को चेंज कर देना है। ऐसे फेज चेंज किए तो उसको पहले कट करेंगे, उसके बाद फेज चेंज करेंगे। तो फेज चेंज करने क्या है, किसी भी 2 वायर को हमको चेंज कर डालना है। जैसे ही फॉल्ट आएगा W03 मतलब हमारा उसका कहना है कि हमको कोई भी 2 फेज चेंज करें। चेंज करके हम फिर से ऑन किए तो देख रहे हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो रिलीज हो गया है, मतलब अब हमारा ग्रिड ओके हो गया है। उसके बाद अब इसका प्रोडक्शन देख रहे हैं। उसी तरह से हमको लाइट काट के फिर से जनरेटर को भी ऑन करना है और चेक करना है कि कहीं उसका भी तो फेज उल्टा पुल्टा नहीं है, तो फिर उसका भी ऐसे ही चेक कर लेंगे और उसको सिंक्रोनाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे हम पूरा सब कुछ ओके कर दिए। यहाँ हमारा लोड भी टेस्ट हो गया। अब देखते हैं कि जैसे कि हमारा 5 कितना बजे स्टार्ट ले लेता है, तो देख रहे हैं कि 5:50 पे हमारा स्टार्ट ले लिया है और मॉर्निंग में, और लगभग 6:10 पे हमारा ये पूरा इंड हुआ है, मतलब पूरा के पूरा 12 घंटा हमको प्रोडक्शन मिला है। फिर अगले दिन भी चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 5:35 पे स्टार्ट ले लिया प्रोडक्शन करना, और जब इंड हुआ है तो वो कितना 6:30 बजे तक इसका प्रोडक्शन हमको मिलता रहा है। ठीक है, और फिर अगले दिन चेक कर रहे हैं कि हमको हाईएस्ट कितना मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि हमको 11 बजे कितना मिला हुआ है, 12.5 किलोवाट मिला हुआ है। और चूंकि अभी यहाँ पर नेट मीटरिंग नहीं हुआ है, फिर भी देख रहे हैं कि हमको 7 बजे 7.5 किलोवाट का प्रोडक्शन मिल रहा है। और ये सब हम घर बैठे बैठे कहीं भी रहें, किसी भी काम में रहे, हम अपने ऐप में देख सकते हैं। इतना अच्छा फंक्शन दिया है। तो अगर ये वीडियो हमको आपको अच्छा लगा है तो इसका अगला पार्ट भी जो है पार्ट 2 वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, उसको कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अच्छा से अच्छा वीडियो डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। और अगर कुछ कमेंट है तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को।